Welcome to C Anjali Chan classes, your buddy to make the audit easy. So, as you know, we have completed our Asset 250, which was consideration of laws and regulations in the audit of financial statement. Then now we are going to start with Asset 299, 299, joint audit of financial statement. अब financial statement की joint audit करनी है. Joint audit का क्या मतलब होता है? Like financial statement को अब एक ऑडिटर नहीं, बहुत सारे ऑडिटर ऑडिट करने वाले हैं। जॉइंट ऑडिट के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने नाम का मीनिंग समझा। अब हम धीरे-धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पे आएँगे, देन उसके बाद हम ऑफ़िशियली इसको स्टार्ट कर देंगे विदिन दिस पार्ट ऑफ दिस एसे ओनली। क्योंकि इसका जो बेसिक कंटेंट है, वो बहुत छोटा है एंड बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। So we are starting with our essay 299, 299 joint audit of financial statements. इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होगा, मान लो हमारे पास एक बिग कंपनी की ऑडिट आ गई। बिग कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL। उसने क्या किया, दो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया एंड ऑडिटर जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं अपॉइंट किए गए हैं, दे आर अपॉइंटेड इन द कैपेसिटी ऑफ देयर फॉर्म एंड जहाँ पे उनका एंगेजमेंट पार्टनर होगा दोनों ही फॉर्म्स का। तो फॉर्म ए अपॉइंट की गई है और फॉर्म बी अपॉइंट की गई है। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है वाइल साइनिंग द एंगेजमेंट लेटर कि जो ऑडिट ऑफ रिवेन्यू है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, फॉर्म ए की, और जो ऑडिट ऑफ एक्सपेंस है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, फॉर्म बी की। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, जो मेरा क्लाइंट है उसका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू अ सिंगल ऑडिटर टू इनिशिएट विद द ऑडिट। अगर वो ऑडिट कर भी देता है तो ऑडिट क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी एंड अगर ऑडिट क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो उसके पीनल इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर आ सकते हैं। वी हैव टू कंप्लाई विद एसेज ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी एंड जब क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो ऑडिट का क्या फायदा। दैट्स वाई इन बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट, वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं एंड नॉट इवन द बिग कॉर्पोरेट्स, इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। बैंकिंग की कितनी सारी ब्रांचेज हमारे पास होती है ऑल ओवर द इंडिया, द पैन इंडिया वी हैव ब्रांचेज ऑफ द बैंक, बड़े बड़े बैंक की। तो वहाँ भी हमें बहुत सारे ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में क्या होता है, जिस जैसे ही आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करना होता है, अपॉइंट किया जाता है बहुत सारे ऑडिटर्स को एंड फिर वो जॉइंट ऑडिट करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्लानिंग उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि कौन सा आइटम कब हमें ऑडिट करना है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। एंड क्योंकि अब जॉइंट ऑडिट हो रहा है, सेपरेट ऑडिट नहीं है, सेपरेट एंगेजमेंट लेटर नहीं है, एक सिंगल एंगेजमेंट लेटर बनेगा फॉर द ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी, तो यहाँ पे रिपोर्ट भी कॉमन इशू होती है। क्या होती है, रिपोर्ट भी कॉमन इशू की जाती है। तो इन सच केस, बट एक ही एक्सेप्शन है इसका जहाँ पे कि कॉमन रिपोर्ट इशू नहीं की जाएगी, वो हम इस ऐसे में पढ़ेंगे इन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया RIL का। सिमिलरली इन द सेम लाइंस अपने पास क्या रहता है, बैंकिंग कंपनी का भी रहता है। बैंकिंग कंपनी में फॉर एग्जांपल आपकी SBI हो गई। SBI की पैन इंडिया ब्रांचेज है, हो सकता है कि वहाँ पे 2 ऑडिटर से काम ना चले, हमें मल्टीपल ऑडिटर्स को क्या करना पड़ सकता है, हायर करना पड़ सकता है। एंड अभी हमने बात किया था कि हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ब्रांच वाइज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि नॉर्थ की जितनी ब्रांचेज है SBI की वो एक ऑडिटर ऑडिट करेगा, साउथ की जितनी होगी वो फॉर्म बी करेगी, ईस्ट की जितनी होगी फॉर्म सी, वेस्ट की जितनी होगी फॉर्म डी। यानी जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट स्टिल ये ऑडिट असाइनमेंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ये 4 अलग ऑडिट असाइनमेंट्स नहीं है, ये 4 अलग ऑडिट असाइनमेंट नहीं है। तो इन सच केस ऑल द ऑडिटर्स कोऑर्डिनेट ऑडिट प्लान, शेयर फाइंडिंग्स, इशू द जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट।
कोऑर्डिनेट करेंगे ऑडिट प्लान को, क्योंकि ऑडिट प्लान एक ऐसी चीज है जो कि इन्हें साथ में बैठ के बनाना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बट उसके बाद जब इनको इंडिविजुअल आइटम्स कर दिया जाएगा असाइन, तब ये इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करेंगे, प्लान करेंगे टू वेरीफाई एंड चेक दी वर्क बीइंग अलॉटेड टू देम। तो क्रक्स क्या है हमारा, सेम फिनेंशियल्स मल्टीपल ऑडिटर्स बट वन रिपोर्ट, सेम फिनेंशियल्स मल्टीपल ऑडिटर्स बट वन रिपोर्ट। फिनेंशियल स्टेटमेंट सेम रहेगी, ऑडिटर्स बहुत सारे हो गए और रिपोर्ट क्या रहेगी, एक रहेगी। देन ये जो स्टैंडर्ड है कौन सा, एसेट 299 वो अप्लाई नहीं होगा। किस केस में, ये आपका पर्टिकुलर एमसीक्यू बनता है फॉर बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल। पर्टिकुलर एमसीक्यू है जहाँ पे ब्रांच ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी ब्रांच ऑडिटर का नहीं, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसे 299 का नहीं एप्लीकेबल होगा। वहाँ पे कौन सा ऐसे आता है, क्योंकि सेपरेटली गिवन है तो ऐसे 600 आएगा। कौन सा आएगा, ऐसे 600। This standard will not apply to the principal auditor and branch or other auditor because separately we have given SA 600 for this particular engagement। ऐसे engagements के लिए अगर किसी को याद हो और जो रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देख रहा हो, तो कुछ ऐसा एक डायग्राम मैंने बनवाया था ऐसे 200 में, जब ऐसे 600 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया था, तो याद आ जाना चाहिए आपको। ओके, एंड इफ नोट तो आप एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। अब ये तो हमने बात किया किसकी, स्कोप की। इसको एक बार बुक से रीड कर लेते हैं, देन हम ऑफिशियली अपने ऐसे पे आ जाएंगे। The scope of this essay: the practice of appointing more than one auditor to conduct the audit of the large entity has been in vacuum for a long time, sometimes voluntary by the shareholders or sometimes due to requirement of laws or regulation। कभी कभी तो वॉलंटरी ही जो अपने शेयर होल्डर्स है जॉइंट ऑडिट करवा लेते हैं, और कभी कभी लॉज एंड रेगुलेशंस के चलते हमें जॉइंट ऑडिट करवानी पड़ती है। सच ऑडिटर्स नोन एज द जॉइंट ऑडिटर, ऐसे ऑडिटर्स को हम जॉइंट ऑडिटर बोलते हैं। कंडक्ट द ऑडिट जॉइंटली एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी पे क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, रिपोर्ट इशू करते हैं। दिस स्टैंडर्ड लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट। अब इसमें हमें ये बताया जाएगा कि जॉइंट ऑडिट करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज लेड डाउन इन एसे 200, जो कि हमने पढ़ा था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। This standard deals with the special consideration in carrying out audit by joint auditors. Accordingly, in addition to requirement enunciated in the standard, the joint auditor also need to comply with all the relevant requirement of other applicable assays। ऐसे 299 को comply करते हुए other assays की भी requirement को हमें follow करते रहना रहेगा। This standard doesn't deal with the relationship between principal auditor, who is appointed to report on the financial statement of the entity, and another auditor who is appointed to report on the financial statement of one or more component। जब अलग अलग ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया हो, यानी हेड ऑफिस के लिए अलग का रखा हो, ब्रांच ऑडिट के लिए अलग से अपॉइंट किया गया हो, मतलब अलग अलग एंगेजमेंट लेटर साइन हुए हैं, तो वहां पे ऐसे 299 एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पे कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसे 600। कौन सा होगा, ऐसे 600। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिवीजन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं एंड अदर एंटिटीज। अब ये तुमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ब्रांच क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं सीए फाइनल वाले, एसोसिएट्स क्या होते हैं अगेन सीए फाइनल, आपने इंड AS 28 में पढ़ा होगा, इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। तो ये अपना स्कोप था। स्कोप में क्रक्स बस इतना सा है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मल्टीपल ऑडिटर, वन सिंगल ऑडिट रिपोर्ट। एंड एक चीज ये जो कि एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी, यहाँ से एमसीक्यू आना ही आना है, कि ये जो स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसी इंगेजमेंट्स में जहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑडिटर को अलग से अपॉइंट कर रखा है और
ब्रांच, डिवीजन या जॉइंट वेंचर के ऑडिटर को अलग से अपॉइंट कर रखा है। मतलब कि इन क्रक्स अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंगेजमेंट लेटर हमने अलग अलग साइन कर रखे हैं दोनों अलग अलग ऑडिटर के साथ, तो ये मेरा जॉइंट ऑडिट के स्कोप में नहीं आएगा। ओके, तो अब एज यूजुअल हम इस वाले स्टैंडर्ड का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो लास्ट में पढ़ने वाले हैं। वी विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑन होल्ड। उसके बाद डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि ऐसे 299 की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिट प्लानिंग रिसर्च असेसमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या होगा, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ द वर्क। पहले हम इसको अपने नोट से गो थ्रू करेंगे, देन नोट से गो थ्रू करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, अपनी बुक से रीड कर लेंगे, राइट। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ी सी न्यू टर्मिनोलॉजीज भी आएगी, बट काइंड ऑफ सिमिलर ही रहेगी जो तुम्हें इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगी। सबसे पहले अपने पास एक एबीसी लिमिटेड है जो कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है ये, एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें कि अगेन दो ऑडिटर्स को क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है। एक ऑडिटर का नाम है मिस जैन और एक का है मिस अग्रवाल। दोनों को अपॉइंट किया गया है, एक साथ उनसे एंगेजमेंट लेटर साइन कराया गया है। अब वो दोनों आमने सामने टेबल पे बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में उनके ऑडिट मैनेजर्स भी रहेंगे एंड सीनियर्स भी रहेंगे टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन। कौन से डिस्कशन में, ऑडिट प्लानिंग के, रिस्क असेसमेंट के एंड एलोकेशन ऑफ वर्क के, राइट। तो डिस्कशंस क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फिर उसके बाद प्रायर ईयर्स ऑडिट इशू क्या क्या रहे थे। हो सकता है कि पिछली बार भी हम दोनों को ही अपॉइंट किया गया था, हमारा काम एंटिटी को इतना अच्छा लगा, हमारी जोड़ी इतनी अच्छी लगी कि हम दोनों को ही वापस से जॉइंट ऑडिटर के रूप में लेके आ गए अपनी एंटिटी में। तो मिस जैन एंड मिस अग्रवाल पिछली बार भी ऑडिटर थी और अब भी ऑडिटर है, तो इन्होंने क्या किया, प्रीवियस ऑडिट के इश्यूज को डिस्कस किया, सो डेट अब की बार ये वाले जो इश्यूज अराइज हुए थे इन पे हम ज्यादा फोकस कर पाए और टाइमली रिपोर्टिंग हो पाए। फिर उसके बाद हमने इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के बारे में भी क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जॉइंट ऑडिट प्लानिंग है वो सेपरेट नहीं है, इट इज कोलैबोरेटिव। वो सेपरेट नहीं है, इट इज कोलैबोरेटिव। डे वन से ही हमें हर चीज डिस्कस करते हुए चलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ जॉइंट ऑडिट, इट इज नॉट अ सेपरेट ऑडिट। प्लानिंग भी जॉइंट रहेगी, स्ट्रैटेजी ऑफ ऑडिट भी जॉइंट रहेगी, हर चीज जॉइंट रहेगी। बट जब आपका अल्टीमेटली वर्क एलोकेट हो जाएगा एफएसएलआई की अकॉर्डिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स, तो वहां पे आप फिर इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस लोगे कि इस पर्टिकुलर आइटम को मुझे कैसे चेक करना है। ये बातें भी हम करेंगे। तो ये क्या रहेगा, अपना डिस्कशन रहेगा। फिर उसके बाद है जॉइंट ऑडिट स्ट्रैटेजी। जॉइंट ऑडिट स्ट्रैटेजी, अगेन पहले हमने जॉइंट प्लान के बारे में बात किया था, उसके बाद जॉइंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हालांकि ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल चुकी हूँ ऑन माय स्पेशल डाउट क्लियरेंस सेशन, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हैं कि ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी अलग किस तरीके से और ये इंटर रिलेटेड कैसे है और इंटरडिपेंडेंट भी है। वो चीज़ें मैंने आपको स्पेशल डाउट क्लियरेंस में बता रखी है, बट मेरा टॉपिक ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग नहीं है, जो कि हम ऐसे 300 सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी। फिर उसके बाद है स्कोप। स्कोप कैसे कि एंटायर एफएस पूरे एफएस पे ही हमें ऑडिट ओपिनियन देना है, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं गलत होगी और मेरे को मिस अग्रवाल ने नहीं रोका तो हम दोनों ही लाइएबल होंगे। मिस अग्रवाल गलत होगी और मैंने नहीं रोका तो मैं भी लाइएबल होगी, तभी तो इसको जॉइंट ऑडिट बोला गया है। फिर उसके बाद है टाइमिंग। इंटरिम ऑडिट, हो सकता है कि हम ये भी डिस्कस करें कि पहले हम 3 महीने का ऑडिट करेंगे, फिर फाइनल ऑडिट इशू जो है वो अप्रैल में होगी, ऑडिट रिपोर्ट इशू। तो इंटरिम ऑडिट का भी हमारा डिस्कशन रह सकता है, फाइनल ऑडिट का भी डिस्कशन रह सकता है। फिर उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, हाई फोकस ऑन। अब कुछ मैंने स्टार्टिंग में ऑडिट प्लानिंग में क्या करे थे, हम दोनों ने बैठ के डिस्कशन करा था कि ये कुछ हाई रिस्क एरिया थे। इस बार हम उस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हाई रिस्क एरिया में जैसे मेरा हो जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करना है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन पे करना है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे करना है। इस पे भी क्या थी, हमारी गलतियां थी बहुत ज़्यादा और इसको शॉर्ट आउट कराने में भी टाइम लग गया था। अब की बार टाइम ना लगे, इसलिए हम इस पे स्टार्टिंग से ही फोकस करके चलेंगे, इस पे ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे, स्टार्टिंग से ही ऑडिट चेकिंग करना शुरू कर देंगे।
आइटम्स की, और फिर मैनेजमेंट को इश्यूज सोल्व करने का टाइम टू टाइम बोलते रहेंगे, सो दैट इफेक्टिवली ऑडिट टाइम पे कंप्लीट हो सके। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट प्लान। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑडिट प्लान को डिस्कस कर रहे थे, ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे थे। अब हम एक्चुअल में क्या करेंगे, ऑडिट प्लान को डेवलप करेंगे। ऑडिट प्लान को डेवलप करते हुए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या करेंगे हम, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करेंगे डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑडिट एरिया कौन कौन से है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ऑडिट एरियाज जो कि अलग अलग होंगे, जैसे कि परचेज और सेल अलग होगी, सीसीई अलग रहेगी, डेटर्स अलग रहेंगे, इन्वेंट्री अलग रहेगी। तो यहाँ पे परचेज का ऑडिट फॉर्म ए कर रही है, सेल्स का ऑडिट फॉर्म बी कर रही है। ऐसी बैलेंस शीट में सीसीई का ऑडिट फॉर्म ए करेगी, डेटर्स का ऑडिट फॉर्म बी करेगी। इस तरीके से हमने आइटम बाय आइटम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट ली। बट कुछ ऐसे एरियाज भी रहेंगे ऑडिट के जहाँ पे हम चाह कर भी जो आइटम्स है या फिर सर्कमस्टांसेस है उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, एलोकेट नहीं कर पाएंगे सेपरेटली कि मैं अलग से ऑडिट कर लूँ, तू अलग से ऑडिट कर ले, ऐसा नहीं होगा। कुछ कॉमन एरियाज रहेंगे जो कि हमें साथ में ही ऑडिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न यानी कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वेदर द एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी क्या वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। इस बात पे डिस्कशन यानी गोइंग कंसर्न हो गया। तो ये क्या रहेगा, कॉमन एरिया रहेगा जिसमें कि हम इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे एंड वी हैव टू फोकस टुगेदर। फिर उसके बाद है फ्रॉड रिस्क। क्या आ गया अपने पास, फ्रॉड रिस्क। और उसके बाद ओवरऑल एफएस रिव्यू। ओवरऑल एफएस रिव्यू क्यों आ जाएगा, आइटम तो हमने अलग अलग करे हैं ऑडिट, ओवरऑल इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो ऑडिट ओपिनियन है वो हमको साथ में देना है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चाहे आइटम उसने ऑडिट किया था चाहे मैंने किया था, तो भी जो ओवरऑल एफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं। एज अ होल मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर देखूं तो क्या वो मुझे ट्रू एंड फेयर लग रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसने किस आइटम का ऑडिट किया था। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी एक कॉमन एरिया रहेगा जिसपे कि हमें साथ में कोलैबोरेटिवली डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ तो हमारे आइडेंटिफाइड एरियाज हो गए जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट चेकिंग कर सकते हैं, और कुछ हमारे क्या हो गए, कॉमन एरियाज हो गए। इससे क्या होगा, डिवीजन अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ एंड द गैप। डिवीजन से क्या होगा, इससे डुप्लीकेशन हट जाएगी, यानी मैं अगर परचेज कर रही हूँ तो दूसरा परचेज वाला आइटम नहीं देखेगा। हाँ, इन केस अगर परचेज से रिलेटेड उसको कोई इवेंट या सर्कमस्टांस या डॉक्यूमेंट दिखता है एंड वो मटेरियल है तो मुझे इन राइटिंग दे सकती है। इट वॉज द डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे दो चीजें थी, एक कॉमन एरिया और एक आइडेंटिफाइड एरियाज। उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल ऑडिट डिस्कसिंग द ऑडिट प्लान, स्ट्रैटेजी, रिस्क असेसमेंट। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऑडिट रिपोर्ट डेडलाइंस हमने डिस्कस कर लिया कि 30 अप्रैल को हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देंगे, इश्यू कर देंगे। साथ ही इश्यू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रिव्यू करना पड़ेगा, और इंटरनल रिव्यू की डेट हमने रखी 15 अप्रैल। फिर उसके बाद फाइनल डिस्कशन 15 अप्रैल को। इंटरनल रिव्यू के बाद हमने कुछ और फाइंडिंग्स निकाली होगी, कोलैबोरेट किया होगा, बोला होगा कि ये पीएनडी को सुधरवाना चाहिए, इसमें ये पॉइंट भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, हम ये मिस कर रहे हैं शायद से, ये हमें लेके आना चाहिए। तो फाइनल डिस्कशन जैसे ही हो जाएगा, सारे ओपन आइटम्स बंद हो जाएंगे, तब 25 अप्रैल को हमने क्या किया, फाइनल डिस्कशन। एंड उसके बाद 5 दिन और लेके हम क्या कर देंगे, 30 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर देंगे। तो टाइमिंग डिपेंड्स ऑन दी रिपोर्टिंग डेडलाइंस। टाइमिंग किस पे डिपेंड करेगी, रिपोर्टिंग डेडलाइंस पे। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमें पहले से ही क्लियर है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है 30 अप्रैल को इशू होने वाली है, तो 15 अप्रैल से ही हम इसका इंटरनल रिव्यू करना शुरू कर देंगे और फाइनल डिस्कशन करके 30 तारीख को क्या कर देंगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे, ओपिनियन को पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। देन वी हैव सिग्निफिकेंट फैक्टर्स डिस्कशन। अब सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या हो गए, अगेन अपने पास जैसे इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस का जो रिस्क है वो हो सकता है हाई इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस रिस्क,
देन उसके बाद मेरी जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट भी करती है अपने गुड्स का, जो मैन्युफैक्चर करती है, तो इंडिया से उसने ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया, तो वहां पे उसका कॉम्प्लेक्स रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट बना था। उसकी अकाउंटिंग कैसे होने वाली है हम वो आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद वीक आईटी कंट्रोल्स, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स का डिस्कशन करना है कि हाई इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्नोलॉजी पार्ट्स की होती है, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स की होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आ जाता है, एआई आ जाती है, जनरेटिव एआई आ जाती है, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का यहाँ पे क्या है, रिस्क है। साथ में ये एक्सपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट करते हुए इसके कॉम्प्लेक्स रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी अकाउंटिंग हमें डिस्कस करनी पड़ सकती है कि कौन कौन से जो लॉज है वो इसको इम्पेक्ट करेंगे, क्या इन डेज मेरे को बोलते हैं किस तरीके से रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, किस टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है। फिर उसके बाद वीक आईटी कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल जो है वो वीक है, तो मेरे को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का जो एक्सटेंट एंड नेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव प्रायर ईयर नॉलेज कंसिडरेशन। प्रायर ईयर नॉलेज कंसिडरेशन कैसे, जैसे मेरे पास पिछले साल क्या था, फर्म ए और फर्म बी जॉइंट ऑडिटर थे। पिछले साल क्या था, FY 24-25 में फर्म ए एंड फर्म बी क्या थे, जॉइंट ऑडिटर्स थे। अब की बार FY 25-26 में फर्म ए तो मेरी जॉइंट ऑडिटर है, बट इस बार फर्म बी नहीं आई, फर्म बी की जगह कौन आ गया, फर्म सी आ गई, तो ये क्या हो गई, न्यू जॉइंट ऑडिटर हो गई। तो जो जॉइंट ऑडिटर ए है उसको पहले से ही एक्सपीरियंस है उस क्लाइंट का, पहले से ही उस क्लाइंट के बिजनेस मॉडल की नॉलेज है, पहले से ही उसको रिस्क एरियाज पता है, पहले से उसको ये पता है कि इश्यूज क्या रहने वाले हैं डील करते हुए, कौन सा आइटम जो है वो रिस्की रहेगा, कहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा डिवोट करना है, कहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स लगाने हैं, तो ये सारा डिस्कशन अब वो न्यू वाली फॉर्म के साथ करना चाहेगा, सो डैट न्यू वाली जो फर्म है वो उसके स्टाइल से रूबरू हो पाए एंड ऑडिट अगेन इफेक्टिवली कंक्लूड हो पाए। तो फर्म ए शेयर पोस्ट इश्यूज इन इन्वेंट्री काउंटिंग में इश्यूज आ गए थे या फिर डिलेज इन रिसीवेबल कंफर्मेशन, तो क्या होगा, जो फर्म सी है अगर उसको इन्वेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो वो अपने दिमाग में पहले ये रख के चलेगी कि इन्वेंट्री में ना लोचा हो सकता है, मुझे इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और रिसीवेबल्स की जो कंफर्मेशन है वो लेट आती है, तो ऐसा करेगी कि डे वन पे ही हाई वैल्यू रिसीवेबल्स को, जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स है मोर देन 180 डेज, उसको डे वन से ही कंफर्मेशन भेजना स्टार्ट कर देगी कि अगर डिले हुई भी बाय चांस तो वो स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ ऑडिट ओपिनियन के बाद तक डिले ना हो जाए, हम कंक्लूड उसको कर पाए जो अपना इंटरनल रिव्यू डिस्कशन होने वाला है उससे पहले। दिस विल इम्प्रूव द ऑडिट एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, ऑडिट एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। देन वी हैव रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, हम क्या एचआर का काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम एचआर का काम नहीं कर रहे बच्चों। डू टेक्निकल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, हम इसकी बात करें, क्या हमको टेक्निकल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होगा। और इसके साथ एक और चीज़ है, जैसे कि जो RIL है उसमें सिस्टम बहुत अच्छे लेवल के हैं, उसके इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इंटरनल कंट्रोल्स को हम शायद डायरेक्टली ऑडिट ना कर पाए। तो अगर इफ यू आर नॉट अवेयर, PwC जो कंपनी है, CA फर्म है PwC, बिग फोर की कैटेगरी में ही आती है, उसमें IT सिस्टम के ऑडिट के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको हम TRAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TRAS, TRAS ऑडिट, वहाँ पे आपकी IT सिस्टम की ऑडिट होती है। फिर उसके बाद है इन्वेंट्री ऑडिट। अब IT सिस्टम में अब ऐसा हो सकता है कि मेरे फर्म की स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, मेरा फर्म ABC, उसकी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं डिस्कशन में ये पॉइंट उठाऊंगी कि IT ऑडिट तो मुझे ही दी जाए क्योंकि मेरी उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि मेरी फर्म से 4 बंदे आएंगे और IT ऑडिट करेंगे, सिस्टम ऑडिट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन। अब टैक्स कैलकुलेशन के लिए XYZ कंपनी है मेरी, वो बोलती है कि हम तो तत्वम जैसे है, तत्वम का नाम सुना ही होगा सबने, जिसने नहीं सुना भाई तुमने फिर, तत्वम जो है टैक्स के लिए स्पेशलिस्ट है, तत्वम जो CA फॉर्म है। इसी तरीके से कोई XYZ कंपनी है, वो बोलती है कि यहाँ पे तो ना टैक्स की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स रहने वाली है, डेफर्ड टैक्स निकालना है, प्रोविजंस निकालना है, करंट टैक्स निकालना है,
एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे, टैक्स का जितना भी पर्पस मामला होगा, जितने भी आइटम्स होंगे वो हम चेक करेंगे, क्योंकि हम उसमें स्पेशलिस्ट है। तो 4 बंदे उधर से आएंगे और वो टैक्स का काम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आईटी ऑडिट के लिए 4 इंसान एबीसी से हायर होंगे, मतलब कि जो जॉइंट ऑडिट है उसमें से 4 इंसान वहां से आएंगे एबीसी से, और 4 इंसान जो टैक्स कैलकुलेशन है वो एक्सवाईजी फर्म से आएंगे। अब बात करते हैं, ये तो अपने इंटरनल रिसोर्सेज थे, क्या थे, इंटरनल रिसोर्सेज थे जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर बात आई कि हमारी जो फर्म है ना वो केमिकल फैक्ट्री है, सॉरी एंटिटी जो है, जो हमारा क्लाइंट है वो किस में डील करता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब केमिकल का जो वैल्यूएशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका नेचर है, वो तो एक केमिकल इंजीनियर को पता होगा। उसके लिए हो सकता है कि हम दोनों ही जो फर्म है, फर्म एबीसी और एक्सवाईजी, दोनों इसी कंसेंसस पे आ गए हो कि देखो केमिकल के लिए तो हमें कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, तो ऐसा करते हैं हम एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी हायर करवा लेंगे मैनेजमेंट को बोल के। तो ये सब डिस्कशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम इसको बुक के टेक्स्ट से पढ़ेंगे ना, तब आप वो रिलेट कर पाओगे। अभी मेरे को सुनते जाओ और ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद है ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स भी हम देखेंगे, कॉमन एंड स्पेसिफिक एरियाज। अब फर्म ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इन्वेंट्री की, तो फर्म ए क्या डिसाइड करेगी, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगी और कॉस्ट टेस्टिंग करूंगी। फिर फर्म बी जो है उसको रिवेन्यू की दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फर्म भी बोलेगी मैं सेल्स कट ऑफ टेस्टिंग करने वाली हूँ और डाटा कंफर्मेशन लेने वाली हूँ, राइट। फिर और कॉमन एरिया के लिए उन्हें जॉइंटली डिसाइड करना पड़ेगा, जॉइंटली इवेल्युएट करना पड़ेगा। बोथ फर्म जॉइंटली इवेल्युएट, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करेगी क्योंकि यहाँ पे वर्क एलोकेट हो चुका है। बट जहाँ कॉमन एरिया है, जहाँ वर्क को एलोकेट कर ही नहीं सकते हैं, वहां पे उसको जॉइंटली इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर ऑडिट प्रोसीजर। अब जो जो ऑडिट प्रोसीजर ये लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्रोसीजर्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे हम उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन कर पा रही हूँ कि मैं, मेरे पास इन्वेंट्री थी तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगी, कॉस्ट टेस्टिंग करूंगी। फर्म बी के पास जो था उसने बता दिया कि मैं सेल्स कट ऑफ देखूंगी, डाटा कंफर्मेशन देखूंगी। फिर उसके बाद है प्रोसीजर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। देन वी हैव कम्युनिकेशन विद दी टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को क्या कम्युनिकेट करेंगे, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके, क्या क्या, वर्क का डिवीजन, की रिस्क एरियाज क्या होंगे और हमारी ऑडिट अप्रोच क्या रहेगी। ये सब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ताकि गवर्नेंस के पास भी क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और ये क्या है, मैंडेटरी है। फिर उसके बाद कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड एमआरएल। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन देते हुए ही बता दिया था कि जॉइंट ऑडिट और अदर ऑडिट्स में क्या डिफरेंस रहता है। जॉइंट ऑडिट में आपका सिंगल एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, जिसमें कि आपके दोनों ऑडिटर साइन करते हैं, मैनेजमेंट भी साइन करती है, और सिंगल ही एमआरएल बनती है। एमआरएल मैंने तुम्हें बताया था कि ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि हम डिटेल में ऐसे 580 में पढ़ने वाले हैं। जो कि क्या होता है, मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंट साइन करके देती है ऑडिटर को कि हम जानते हैं और मानते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द डीम ऑफ आईसी, फॉर गिविंग यू ऑल इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू अदर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू अदर पर्सन, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। एंड इवन अब हम ऐसे 250 पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एमआरएल में वो लिख देगी कि we are aware of all the compliance and non compliance of the laws and regulation and communicated the same to you, वो सब लिख देगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ऐसे पढ़ती जाएगी वैसे वैसे एमआरएल की चीजें थोड़ी क्लियर होती जाएगी, तो ये सब लिखेगी। तो यहाँ पे एमआरएल भी क्या जाएगा, सिंगल जाएगा। मैनेजमेंट जो है दोनों ही ऑडिट फर्म को एड्रेस करेगी, टू फर्म ए एंड फर्म बी। We are hereby informed that we have disclosed all the information and non-compliance which we are aware of। इस तरीके से लैंग्वेज रहेगी और वो आपको दे देंगे। तो ये क्या थी हमारी जॉइंट ऑडिट। 5 पिलर क्या रहेगी, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कॉमन स्ट्रेटजीज रहेगी, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा, कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन रहेगा एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, राइट। तो इट वॉज दी टॉपिक, कौन सा कवर किया हमने, याद है किसी को? हमें तो याद ही नहीं रहता, क्या करें। हमारे टॉपिक था ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। अभी तक हमने ये एक कैजुअल डिस्कशन किया है, इसको हम ऑडिट लैंग्वेज में देखते हैं एंड उसको क्या करेंगे, हम रिलेट करते रहेंगे अपने नोट से, सो डैट अब आपको पता चल जाए कि जो बुक में लिखा है हमने उससे अलग कुछ नहीं पढ़ा है।
The engagement partner and the other key members of the engagement team from each of the joint auditors shall be involved in the planning audit. यानी दोनों ही सीएफ फर्म से क्या होगा, सारे लोग इन्वॉल्व हो गए ऑडिट प्लानिंग में. The joint auditor shall jointly establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides development of the audit plan. दोनों ही joint auditor जो है establish करेंगे overall audit strategy, scope, timing and direction to guide the development of audit plan. And audit plan को develop करते हुए हमें क्या discussion करना है prior to commencement of the audit, actually execute करने से पहले. The joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. Joint audit plan discuss करेंगे और develop करेंगे. In developing the joint audit plan, the joint auditor shall क्या identify the division of audit areas. Division of audit area में हमने क्या पढ़ा था, ये वाली चीज कि कौन कौन से आइटम कौन ऑडिट करने वाला है. और उसके बाद दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द ईच ऑडिटर और कॉमन एरियाज. ठीक है, ये हम देखने वाले हैं. फिर उसके बाद है ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of audit and the nature of communication. Timing of audit and nature ये हम देख चुके थे कि ऑडिट ओपिनियन हमें कब देना है, उससे पहले इंटरनल रिव्यूज होने चाहिए एंड फाइनल डिस्कशन होना चाहिए, ये हमने देखा था. Ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication. पहले हमने क्या किया, आइटम्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऑडिट एरियाज को हम ऑडिट करने वाले हैं और कुछ कॉमन एरियाज रहने वाले हैं, उस पर हमें साथ में बैठ के डिस्कशन एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड स्कोप बनाना पड़ेगा. एंड उसके बाद असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को असर्टेन करना है. यहाँ पे कीवर्ड क्या रहेगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड रहने वाला है डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज. फिर उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आपका कीवर्ड रहेगा. ठीक है, फिर उसके बाद कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर्स दैट इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम. सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कौन से हो गए, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा. फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम. कौन कौन से सिग्निफिकेंट हो गए, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में जैसे हाई इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, या फिर एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो एक्सपोर्ट रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, वीक इंटरनल कंट्रोल्स है वो देखना पड़ेगा. ये हमारे हो गए सिग्निफिकेंट फैक्टर्स. फिर उसके बाद कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर. अब मैंने तो तुम्हें ये एग्जांपल दिया था कि पिछले साल भी वही था, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वही एग्जांपल लेते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले मैंने रियलायंस का ऑडिट कर रखा था, अब मेरे को एयरटेल का ऑडिटर जो है अपॉइंट कर दिया गया है, तो मेरे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो पहले से ही है ना, नॉलेज पहले से ही है, उसको अप्लाई करके मैं एयरटेल पे भी जा सकती हूँ, ऑडिट कर सकती हूँ. तो ये चीज़ बोला है. ठीक है, और फिर एक आपस में एंगेजमेंट पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे. फिर उसके बाद है असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आईटी सिस्टम ऑडिट हमारी फर्म से जाएगा, टैक्स कैलकुलेशन हमारी फर्म से जाएगी, कुछ ऐसे लोचे वाली चीज़ें हो सकती है केमिकल लोचा टाइप, तो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को बुला लेंगे. तो ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में नॉलेज शेयरिंग होगी, सिमिलर एंगेजमेंट पे गए होगे तो ठीक है. और यहाँ पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज को भी हम देखेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज ऐसे 300 सीरीज में डिटेल में. फिर उसके बाद है एट दिस स्टेज risk of material misstatement need to be considered and assessed by the each of the joint auditor and shall be communicated to other joint auditor and documented. क्या बोला है, जब रिस्क असेसमेंट की स्टेज होगी, जब हम रैप को कंसीडर करेंगे तो हम सारे ऑडिटर्स को क्या कर देंगे, इसको कम्युनिकेट कर देंगे और डॉक्यूमेंट भी कर देंगे. whether the pertaining to overall financial statement level और टू द एरियाज एलोकेशन अमंग द अदर ऑडिटर. ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअल जो हमने वर्क एलोकेशन किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी. Then the joint auditor shall discuss and document the nature, timing and extent of audit procedures for the common and the specific areas allotted. कॉमन एंड स्पेसिफिक एरियाज के लिए हमने यहाँ पे डिस्कशन किया ही था ऑडिट प्रोसीजर. कॉमन के लिए क्या होगा, गोइंग कंसर्न के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं,
स्पेसिफिक एरियाज के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं ये हमने देखा था, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में उनको ध्यान से सुन लो। फिर उसके बाद है ओके, द जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। कुछ ऐसा है जो मैं नोट से तुम्हें छुड़वा देती हूँ, सारा कुछ मैं बुक में जो भी लिखा है नोट्स में बना के फिर तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, सो दैट इजी लैंग्वेज में तुम उसको विजुअलाइज तक भी कर पाओ। फिर उसके बाद है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइन। अब जिस जैसे ही आइडेंटिफाई हो गए सारे ऑडिट एरियाज और सारे ही कॉमन एरियाज और वर्क एलोकेशन, तो एक डॉक्यूमेंट उसका भी प्रॉपरली साइन होगा बिटवीन ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, जितने भी जॉइंट ऑडिटर होंगे सब उस पर साइन करेंगे, हाँ मेरे को ये वाला एरिया मिला है, मेरे को ये वाला एरिया मिला है, मेरे को ये वाला एरिया मिला है, ये कॉमन एरिया, इस पे हम साथ में डिसीजन लेंगे, इस पे हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, उसको क्या करेंगे ये साइन करेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, क्या करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। यही चीज हमने देखी है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपको तकलीफ हुई हो, दुख दर्द हुआ हो, अगर ऐसा है तो आप अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं टीजी पे, जहाँ पे मैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स आपका डाउट क्या कर देंगे, रेजोल्व कर देंगे 1 to 1। बेसिकली तो मैं ही करूँगी, बट आई होप कि इतना पढ़ने के बाद मेरे स्टूडेंट्स भी कर ही दे। फिर उसके बाद है, फिर हम याद करने का तरीका तो इसको बाद में निकालेंगे, पहले मेन बात है कि हम फोकस करेंगे इसको समझने पे। जैसे ही हमारा मेजर मेजर पोर्शन हो जाएगा तब मैं आपके लिए अलग से निमोनिक वीडियोस भी लेके आऊंगी, राइट। तो उसका चिंता मत करो, आपको याद करने के तरीके भी बताए जाएंगे, पहले आप चीजों को समझो, समझने पे फोकस करो। एक ही साथ 3 4 नाव पे पैर रखोगे तो ना तो समझ ही पाओगे ना याद कर पाओगे, पहले समझ लो फिर उसको याद करने का तरीका भी हम ढूंढेंगे साथ में बैठ के। ठीक है, तो फॉर दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में हमने बस स्कोप देखा था, स्कोप में भी हमने एक अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया कि ये ऐसे 600 वाले एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर उसके बाद और उसका मैंने रामबाण हथियार तुमको दे दिया है कि अगर एक एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है सारे ऑडिटर की तरफ से तो वो जॉइंट ऑडिट होती है, और अलग अलग हुआ है तो जॉइंट ऑडिट नहीं होगी, राइट। और उसके बाद ये पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो दे कैन शेयर देयर डाउट्स ऑन माय टीजी और इवन इन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब, 1 to 1 डाउट रेजोल्यूशन विल बी गिवन टू यू। सो गुड आफ्टरनून गाइज, कीप रिवाइजिंग and learning with fun with C. Anjali Chan. Have a great day.